नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं लेकर एक छोटा सा वीडियो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में बेटा मैंने फंजाई किंगडम के सभी जनरल फीचर्स आपको रिटन नोट्स के साथ कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि किंगडम फंजाई जो है उसे 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज, फिर आता है एस्कोमाइसिटीज, फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हम देखते हैं आज इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। तो देखिए बच्चों, फाइकोमाइसिटीज जो सदस्य हैं, यानी इस समूह के जो सदस्य हैं, उन्हें बेटा कहां कहां वो पाए जाते हैं ये सबसे पहले देखना जरूरी है। वो पाए जाते हैं ज्यादातर वो पाए जाते हैं जलीय आवासों में। ठीक है बेटा, जलीय आवासों में। और जलीय आवासों के अलावा इनमें से कुछ क्या होता है कि जो लकड़ी गल रही होती है, पानी जब उस पर लग जाता है या नमी के अंदर वो आ जाती है, तो गली हुई लकड़ी, अपक्षयित होती हुई काष्ठ आप कह सकते हो, जो गीले या नम स्थानों पर मौजूद होती है। या कुछ मेंबर ऐसे भी हैं इनके जो पौधों के अंदर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अविकल्पी का क्या मतलब होता है बेटा? अविकल्पी का मतलब होता है वो जीव जो कि केवल और केवल परजीवी के रूप में रह सकते हैं, यानी इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हें अपन कहते हैं अविकल्पी परजीवी। तो कुछ सदस्य अविकल्पी परजीवी हैं, कुछ सदस्य यहां पर जलीय आवासों में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गली हुई काष्ठ पर भी विकसित होते हैं। तो बच्चों, ज्यादातर जो मेंबर हैं इस ग्रुप के वो जलीय हैं, और इसी वजह से इनको नाम दिया गया फाइकोमाइसिटीज। फाइको शब्द का मतलब होता है बच्चों शैवाल। तो कवकों का शैवाल से क्या संबंध? शैवाल तो प्रकाश संश्लेषी हैं, जबकि कवक प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं करते। कवक तो मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। तो फिर यहां पर शैवालों से इसका जो संबंध है वो सिर्फ इतना है कि ज्यादातर शैवाल जल में होते हैं, और कवक भी यहां पर ऐसे हैं जो जल के अंदर मिल रहे हैं। नॉर्मली कवकों को वृद्धि के लिए नमी चाहिए, पूर्णतः जल में कवक नहीं होते हैं, पर केवल इस समूह के सदस्य जल में मिलते हैं, इसीलिए इनको कई बार एक नाम और दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को शॉर्ट में एल्गल फंजाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आई इनके नाम से संबंधित। अब बात आती है इनका शरीर। शरीर जो है कवकों का किसका बना होता है? कवक जाल का। तो कवक जाल के आधार पर आप देखोगे तो याद करो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पट रहित रहेगा कवक जाल और संकोशिकी होगा, यानी कि इसके जो कवक तंतु हैं उनमें कोई पट नहीं बनेगा, और इस तरह से बहुत सारे केंद्रक एक समान कोशिका द्रव में पड़े रहे। तो ऐसा पट रहित और संकोशिकी कवक जाल इनमें होता है। तो कवकों को बांटने के आधार मेनली दो ही हैं, एक तो इनका कवक जाल, दूसरा इनके लैंगिक जनन का तरीका, तीसरा कभी कभी फलन का कोई भी बात कर ली जाती है। तो अब इनके जनन पर आते हैं। जनन में सबसे पहले आपको अलैंगिक जनन की बात होगी। तो अलैंगिक जनन यहां पर होता है बीजाणुधानी बीजाणुओं द्वारा, जो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो जूस्पोर होंगे या एप्लानोस्पोर होंगे। और चूंकि बीजाणुधानी बीजाणु हैं ये, जूस्पोर जो सचल होते हैं और एप्लानोस्पोर जो अचल होते हैं, ये हमेशा बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। मैंने वहां भी आपको बताया था कि बीजाणुधानी में एक अंतरजात रूप से बनते हैं। अलैंगिक जनन करने वाली संरचनाएं जो हैं वो बीजाणु समान संरचनाएं होती हैं, या तो वो बीजाणुधानी के अंदर बनती हैं या बाहर बनती हैं। जब वो बीजाणुधानी के अंदर बनती हैं तब उन्हें बीजाणुधानी बीजाणु कहा जाता है, और वो दो प्रकार के होते हैं। अगर वो गति कर सकते हैं, फ्लैजिला रखते हैं, तो चल बीजाणु, और अगर नहीं रखते तो अचल बीजाणु। जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर दोनों क्या हैं? दोनों हैं स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियोस्पोर हमेशा कहां बनते हैं? इनसाइड द स्पोरेंजिया। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो लैंगिक जनन जो होता है ये दो युग्मक समान संरचनाओं के संलयन से होता है, और जब भी संलयन होता है तो यहाँ जाइगोस्पोर निर्मित होता है। तो एक और प्रकार का यहाँ पे स्पोर आ गया जो सेक्सुअल स्पोर है, जिसका नाम है जाइगोस्पोर। और इसीलिए फाइकोमाइसिटीज के एक उप समूह को जाइगोमाइसिटीज भी कहा गया है, इस जाइगोस्पोर के निर्माण के कारण। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसिटीज के मुख्य लक्षण थे, इनके आवास, इनके कवक जाल और इनके जनन के बारे में। इसके बाद उदाहरणों पे आते हैं। अच्छा, एक बात हम और देख सकते हैं
कि जो इनके युग्मक जनन में भाग ले रहे हैं अगर वो बिल्कुल समान है, आकार में आकारिकी में बिल्कुल समान है, मान लीजिए युग्मक इस तरह के हैं कि देख के आपको उनका फर्क महसूस ही नहीं हो, जो दो युग्मक जो लैंगिक जनन में भाग ले रहे हैं वो अगर इस तरह के हैं कि आपको देख के उनका कोई फर्क महसूस ही नहीं हो, तो फिर ये वाला जनन कहलाता है आइसोगैमी। क्या कहलाता है? आइसोगैमी। और इसमें भाग लेने वाले युग्मक कहलाते हैं आइसोगैमस। क्या कहलाते हैं? आइसोगैमस। जनन तो है आइसोगैमी और युग्मक कहलाएंगे आइसोगैमस। लेकिन अगर उनमें स्पष्ट अंतर है, मान लीजिए एक छोटा युग्मक है, एक बहुत बड़ा युग्मक है, एक अंड कोशिका के जैसा है, एक सचल युग्मक है, तो अगर उनमें स्पष्ट अंतर आपको दिख रहा है तो फिर वो कहलाएंगे एनआइसोगैमस। ठीक है। और अगर उनमें से एक एग सेल की तरह होता है, एक अंड कोशिका की तरह होता है, तो वो होते हैं ऊगैमस। तो अगर युग्मक आपस में भिन्न होते हैं तो या तो एनाइसोगैमस कहलाएंगे या ऊगैमस कहलाएंगे। ऊगैमस में भी भिन्न है, एनाइसोगैमस में भी भिन्न है। एनाइसोगैमस में केवल आकार में भिन्नता है और ऊगैमस में जो एग है, अंडा है, मादा युग्मक अंडा होता है और ये अचल होता है, पूरी तरह से अचल होता है, इसमें गति नहीं पाई जाती। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है यहां पर। तो आपके युग्मकों के प्रकार के आधार पर भी या जनन को नाम दे दिया जाता है आइसोगैमी या एनाइसोगैमी या ऊगैमी। उदाहरण रखने की जरूरत इनके लिए नहीं है। ओवरऑल फाइकोमाइसिटीज के उदाहरणों की बात करेंगे। फाइकोमाइसिटीज में एक तो शामिल है आपके ब्रेड पर मिलने वाले सामान्य, जो ब्रेड पर मिलने वाली फफूंद होती है, राइजोपस या म्यूकर। बहुत फेमस एग्जांपल है बच्चों, राइजोपस या म्यूकर। इसी के अलावा हमने इसकी बात की थी एल-ब्यूगो, याद करो एल-ब्यूगो, जो क्या करता था, जो मस्टर्ड पे, सरसों, गोभी, इन पर व्हाइट रस्ट पैदा करता था। ठीक है। श्वेत किट रोग पैदा करता है, श्वेत किट रोग पैदा करता है। किस पर? एल्ब्यूगो पैदा करता है क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों पर, जिन्हें क्रूसीफर्स कह देते हैं अपन। क्या कह देते हैं? क्रूसीफर्स। और सरसों उसी में से एक है। तो परजीवी कवक है एल्ब्यूगो। और एक बहुत महत्वपूर्ण परजीवी कवक है, बहुत ही फेमस कवक है, जिसका नाम है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा के कारण एक बहुत खतरनाक रोग होता है आलू की फसल में, जिसको कहते हैं लेट ब्लाइट। क्या कहते हैं? लेट ब्लाइट। ब्लाइट के अंदर क्या होता है, इसकी जिस संरचना से इसका जनन होता है, आलू की आंख बोलते हैं ना अपन, उससे इसका जनन होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत खतरनाक रोग रहा हुआ है और इसके कारण एक बार एक भीषण अकाल पड़ा था एक देश में, जिसका नाम है आयरलैंड। तो फेमाइन ऑफ आयरलैंड के लिए जिम्मेदार है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यहां फाइटोप्थोरा नाम लिखा है और फाइटोप्थोरा ने पैदा किया आलू के अंदर लेट ब्लाइट रोग और इसके कारण अकाल पड़ा आयरलैंड में। ठीक है। ओके, समझ गए? ये आपका फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज एक बार फिर हम देखते हैं। सबसे पहले इनका सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम जो है वो सैक फंजाई कहलाता है, क्योंकि एक एस्कस नामक संरचना या थैलेनुमा संरचना बननी है, इसलिए इनको सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। पर एक कवक है इसमें, ऐसा एक कवक है जो एक कोशिकीय भी है, यीस्ट। याद करो, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक कोशिकीय कवक यीस्ट होता है एस्कोमाइसिटीज में। और बाकी ज्यादातर सदस्य कैसे होते हैं? बाकी ज्यादातर सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, आएंगे एक एक करके आएंगे। अब ये प्रकृति में कैसे होते हैं? तो बेटा एक तो मृतोपजीवी तो ये होते ही हैं, सभी कवक ज्यादातर मृतोपजीवी हैं, तो ये भी है। चूंकि ये मृत पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, इसलिए अपघटक भी बोलते हैं। कुछ रोग फैलाते हैं जीवों में जाकर, तो परजीवी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे कवक भी हैं बेटा यहां जो जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, डंग जिसको बोलते हैं, गोबर पर उगते हैं। ठीक है, डंग लविंग बोलते हैं। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस एक शब्द है जिसका मतलब है ऐसे कवक जो गोबर जैसी चीजों पर उगते हैं। देखो बेटा, गोबर भी जो है वो अपशिष्ट भोजन ही तो है, तो कवकों के लिए तो भोजन का प्रचुर स्रोत हो गया ना वो, तो वहां खूब विकसित होते हैं कवक, यानी गोबर में भी फफूंद लग जाती है और उन्हें कहते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। तो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के जो सदस्य हैं वो ज्यादातर होते हैं सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। ये इनकी प्रकृति है पोषण के आधार पर। ठीक है। इसके बाद इनके कवक जाल को आप देखोगे तो कवक जाल आपको मिलेगा शाखित और पटयुक्त। याद करो, हमने इस तरह की संरचना बनाई थी, शाखित और पटयुक्त कवक जाल था, इसमें बीच बीच में ऐसे सेप्टा थे
और इसके अलावा इनमें अकेले अकेले केंद्रक थे। ठीक है, तो शाखित और पटयुक्त कवक जाल मिलता है एस्कोमाइसिटीज में। अच्छा, अब बात आती है इनके जनन की। चल, तो जनन की बात जब करेंगे तो बेटा एस्कोमाइसिटीज का जनन, अलैंगिक जनन बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे? अलैंगिक जनन जिस संरचना से होता है उसका नाम है कोनिडिया। और कोनिडिया की खास बात मैंने आपको बताई थी, जो कोनिडिया है वो आपको कहां मिलेगा? वो हमेशा बाहर मिलेगी। कोनिडिया क्या होती है? देखो, गोल इस तरह से बीजाणु समान संरचनाएं होती हैं जो एक विशेष प्रकार के कवक जाल पर लगती हैं। ऐसा शाखित कवक जाल होता है, फिर इसमें और शाखित संरचनाएं बनती हैं, और ज्यादा इसमें ब्रांचेस होती हैं, फिर उन ब्रांचेस के ऊपर ऐसे गोल बीजाणु समान छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, और जो कवक जाल इन्हें धारण करता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। तो अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज में होते हैं, विशेष कवक जाल कोनिडियोफोर पर लगते हैं और बहिर्जात रूप से उगते हैं, यानी इसके ऊपर ही उगते हैं। ओके, समझ में आ गई बात आपको? ये है आपका एस्कोमाइसिटीज का अलैंगिक जनन जो होता है कोनिडिया के द्वारा, और वो लगते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैंगिक जनन में क्या खासियत है। अच्छा, ये जो कोनिडिया है ये हवा में बिखर जाती हैं और जब मिट्टी में जाती हैं तो अंकुरित होकर एक नया कवक जाल बना लेती है। ठीक है, तो कोनिडिया जो है वो मृदा में जाकर अंकुरित होती है और इसका प्रकीर्णन तो हवा से होता है, लेकिन मृदा में अंकुरित होकर फिर नया कवक जाल ये बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से अलैंगिक जनन संपन्न हो जाता है। लैंगिक बीजाणु, लैंगिक बीजाणु बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, जिन्हें एस्कोस्पोर कहते हैं। और ये एस्कोस्पोर एक थैलस नुमा संरचना में बनते, एक थैले नुमा संरचना, थैलस नहीं थैले नुमा संरचना, ऐसे एक थैले नुमा संरचना यहाँ आती है। इस थैले नुमा संरचना में द्विगुणित जाइगोट प्रवेश करता है और फिर उसके अंदर मियोसिस से 8 एस्कोस्पोर एक रेखा में लग जाते हैं। ये इस तरह से लीनियर होते हैं, संख्या इनकी 8 होती है, और ऐसे थैले के अंदर मौजूद ये एस्कोस्पोर इस तरह से थैले में होते हैं। ये थैला क्या कहलाता है? ये थैला एस्कस कहलाता है, और इसके चारों ओर जो फलनकाय बनेगा वो एस्कोकार्प कहलाएगा। ठीक है, तो क्या समझे अपन समझे लैंगिक बीजाणु का नाम है एस्कोस्पोर। ये जिस संरचना में बनेंगे वो थैलेनुमा, सैकनुमा, सैक का मतलब एक सिरे पर खुला दूसरे पर बंद, जैसे बोरा होता है ना वैसे, तो थैलेनुमा सैकनुमा संरचनाओं में बनते हैं जिसे एस्कस कहते हैं, और उनके अंदर बनते हैं, बाहर नहीं बनते, इसलिए अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। एसआई एस्कस का बहुवचन होता है। ठीक है, एसआई एस्कस का बहुवचन होता है, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का बहुवचन होता है, ऐसे लैटिन में बहुवचन बोले जाते हैं। ओके, तो ये एसआई जो है ये विभिन्न प्रकार के फलनकाय, अलग अलग प्रकार के फलनकाय मिलते हैं एस्कोमाइसिटीज समूहों में। अब वो टाइप हमारे कोर्स में नहीं है, पर ध्यान रखना ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। एसआई विभिन्न प्रकार के फलनकायों में लगते हैं, और कैसे लगते हैं? रेखिक रूप से, देखो एक लाइन से लगे हुए, रेखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और बाद में ये फलनकाय क्या कहलाती है? ये जो चारों ओर इसके विकसित होगी ये कहलाएगी एस्कोकार्प। क्या कहलाएगी? एस्कोकार्प। तो एस्कोमाइसिटीज में खास बात यही थी कि एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कस में बनते हैं, और फलनकाय एस्कोकार्प कहलाती है। उदाहरण आप देखो, एक से एक महान उदाहरण है यहाँ पे, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका वर्णन कर दिया। देखो कैसे, आगे देखो। पेनिसिलियम ये वो कवक है जिससे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी थी। क्या बनी थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे बनी थी? पेनिसिलियम से बनी थी। दूसरा है बेटा आपके पास एस्परजिलस। एस्परजिलस की अलग अलग जातियां होती हैं और ये रोग पैदा करती हैं मनुष्यों में भी और पशुओं में। मनुष्यों में इनके संक्रमण से एस्परजिलोसिस हो जाता है, जैसे कि ये फेफड़ों में हो जाता है तो टीबी रोग जैसे लक्षण दिखाता है, लंग्स में ही होता है तो टीबी जैसे लक्षण दिखाता है एस्परजिलोसिस। इसके अलावा बेटा इस एस्परजिलस की एक प्रजाति है एस्परजिलस फ्लेवस, हमने यहाँ शॉर्ट में ए लिख दिया और फिर फ्लेवस लिख दिया। एस्परजिलस फ्लेवस ये विकसित होती है जब अपन कहीं अनाज को इकट्ठा कर देते हैं, कहीं चारे को इकट्ठा कर देते हैं, तो अनाज और चारा जब इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है, तो वहां नमी होने से उस पर फफूंद लग जाती है, और वो आमतौर पर होती है एस्परजिलस फ्लेवस, और वहां रहकर ये फफूंद स्रावित करती है एक खतरनाक जहरीला पदार्थ, और उस खतरनाक जहरीले पदार्थ का नाम इसी के नाम पर है AFLA। देखो एफला यहां से लिया है, ए इसका और FLA इसका,
एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर और एफ्ला मतलब एस्परजिलस फ्लेवस से आने वाले, और ये एफ्लाटॉक्सिन पैदा करते हैं कैंसर, खतरनाक कैंसर जैसे लीवर का कैंसर इत्यादि ये पैदा करते हैं। और आपको पता है चारा और सड़ा गला अनाज हम किसको खिला देते हैं? जानवरों को। तो जानवरों में इसकी वजह से रोग पैदा हो जाते हैं और कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक चीज है एस्परजिलस फ्लेवस से स्रावित होने वाली एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है, अगला सदस्य है यहाँ पर क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कवक है बच्चों। आगे जाके 12th क्लास का एक चैप्टर आएगा मेंटल हेल्थ का, जिसमें आप ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ोगे जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिन्हें अपन नशीले पदार्थ या हम उन्हें एडिक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एक खतरनाक ड्रग बनती है, और वो ड्रग मनुष्य में भ्रम पैदा कर देती है, भ्रामक औषधि बोलते हैं अपन उसको, जिसका नाम है LSD। आगे जाके इसका पूरा नाम आप पढ़ोगे लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, LSD, तो वो आगे आएगा। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होता है। फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा है एग्जामिनर ने, भर भर के पूछा है, LSD प्राप्त होती है किससे? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ठीक है बेटा, अगला सदस्य न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बच्चों एक नाम और है इसके रंग के आधार पे, इसको कहा जाता है पिंक मोल्ड। क्या कहा जाता है? पिंक मोल्ड, पिंक मोल्ड, ये गुलाबी रंग की। और इसी एस्परजिलस का एक मेंबर और बता दूं मैं आपको शॉर्ट में, एस्परजिलस नाइगर, इसी की एक जाति एस्परजिलस नाइगर, इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक मोल्ड। ये सब इनके रंगों के आधार पर बोला गया। ठीक है, रंग भेद नहीं हो रहा है, ये रंगों से अंतर किया जा रहा है। ठीक है, एस्परजिलस, एस्परजिलस में एस्परजिलस नाइगर ये है ब्लैक मोल्ड, और न्यूरोस्पोरा ये है पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड, रेड मोल्ड। तो ये पिंक या रेड कलर की जो मोल्ड है, जो फफूंद है, या आप कह सकते हो जो कवक है, ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है स्टडी के लिए। काय की स्टडी? जेनेटिक्स की स्टडी इससे की गई है, या बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की गई है। तो इसका उपयोग वृहद रूप से हुआ है आनुवंशिक और जैव रासायनिक अध्ययन में। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट नाम हमारे सामने आया था, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स। ध्यान रखना, ये खाने की चीजें। आप कहोगे साहब हमने तो नहीं खाई, तो बेटा हमारे यहाँ नहीं मिलती, विदेशों में बहुत कॉमन है। मोरेल्स और ट्रफेल्स खाने योग्य कवक हैं। और एक कवक और है खाने योग्य, वो है मशरूम। वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य नहीं है, वो है बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य। लेकिन एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं मोरेल एंड ट्रफेल, और ये खाने योग्य कवक, स्वादिष्ट और खाने योग्य कवक एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। ध्यान रखना, एडिबल फंजाई है मोरेल एंड ट्रफेल। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके, यहां अपना खत्म हो जाता है एस्कोमाइसिटीज, और हम चलते हैं अगले सदस्य पे, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। देखो ये रहा आपका बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज का सामान्य नाम जो है बेटा, कई तरह के अलग अलग सामान्य नाम इनके लिए यूज किए जाते हैं, जैसे क्लब फंजाई, रे फंजाई या गिल फंजाई। उसके कारण है अपने। देखो आपने मशरूम की संरचना देखी होगी, इस तरीके से यहां पर आप देखते हो कि ऊपर एक छाते नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है ऐसे, और इस तरीके से आप देखते हो जमीन के साथ एक छोटे से वृंत से लगा रहता है मशरूम, ऐसे देखिए ना, और उसमें इस तरह से आपको रेखाएं मिलेंगी। तो देखो ये जो छाते नुमा स्ट्रक्चर है, ये छाते नुमा स्ट्रक्चर, इसकी तुलना इस संरचना से की जाती है जिसको क्लब कहते हैं। गदा या मुगदर जो होता है इसको क्लब बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये इनको रे या गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये छत्रक के नीचे की तरफ ये जो किरणें जैसी दिख रही हैं, ये रे या गिल कहलाती है, इसलिए इसको रे या गिल फंजाई भी कहते हैं। ओके, तो बेसिडियोमाइसिटीज के कवक जो हैं सामान्य रूप से या तो मशरूम होते हैं, या एक फेमस इसमें कवक है ब्रेकेट फंजाई बोले जाते हैं, या एक और कवक है पफ बॉल बोले जाते हैं। पफ बॉल ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे बॉल नुमा आकृति के कवक होते हैं, जिनको छू दो अगर आप, तो इनके अंदर के बीजाणु एक पाउडर के रूप में बाहर आ जाते हैं। जैसे पाउडर होता है ना, जिससे औरतें श्रृंगार करती हैं, पफ लगाती, पफ, तो वैसे पफ बॉल्स होती हैं इसके अंदर। ओके, चलो, तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों को या तो कहते हैं मशरूम, या कहते हैं ब्रेकेट फंजाई, या कहते हैं पफ बॉल्स। ये इनके कॉमन नाम हो गए। ठीक है, कॉमन नाम इनके हो गए। अब ये कहां कहां मिलते हैं? मिट्टी में तो मिलते ही हैं, लकड़ी के लट्ठे मैंने आपको कहा था ये कास्ट के ऊपर विकसित होते हैं, कास्ट के ऊपर। ये ब्रैकेट फंजाई फेमस है, कास्ट के ऊपर विकसित होते हैं, इसलिए एपिजाइलिक भी बोला जाता है, एपिजाइलिक भी बोला जाता है, कास्ट के ऊपर। और पेड़ों के ठूंठ, जिस पेड़ में पत्तियां नहीं होंगी और उसके अलावा केवल तना होगा कटा हुआ या पूरा, वो क्या है, वो ठूंठ या स्टंप कहलाता है। ठीक है, स्टंप यहाँ पे बोलते हैं उसको, ठूंठ या स्टंप। तो स्टंप पे होंगे ये, या इसके अलावा ये कहाँ होंगे, या इसके अलावा ये आपको मिलेंगे
लकड़ी के तनों पर, ठीक है। इसलिए कास्ट पर विकसित होने के कारण इनको नाम दिया जाता है एपिजाइलिक। क्या नाम दिया जाता है? एपिजाइलिक। कास्ट पर विकसित होता है ना, इसलिए एपिजाइलिक। ओके, तो ये एपिजाइलिक भी इनको बोला जाता है। वृक्ष के ठूंठ पर, लकड़ी के लट्ठों पर, मिट्टी पर, और कुछ तो ऐसे हैं जो जीवित पौधों में परजीवी के रूप में हैं। फेमस रस्ट याद है आपको, वीट का रस्ट, पक्सीनिया। स्मट भी एक रोग होता है, स्मट भी एक रोग होता है। हिंदी में इसके लिए तो किट शब्द होता है, इसके लिए कंड शब्द यूज होता है, कंदुआ कवक बोलते हैं। कंड या किट, ये दोनों प्रकार के जो आपके रोगकारी कवक हैं, ये बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। अच्छा जी, खास बात, बहुत ही खास बात, एग्जाम का क्वेश्चन, अलैंगिक जनन सामान्यतः इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? तो ये हो गया बेसिडियोमाइसीटीज जिसमें अलैंगिक नहीं पाया जाता। पर लैंगिक किसमें नहीं पाया जाता? वो अगर आ गया तो फिर एक ही रहेगा, और वो है अकेला ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में नहीं पाया जाता, पर विखंडन द्वारा कायिक जनन जरूर होता है। टुकड़ों में टूट जाता है इनका जो कवक है, टुकड़ों में टूट के अलग अलग सभी टुकड़े अपना अपना कवक जाल बना लेते हैं, अपना अपना कवक जाल बना लेते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन होता तो है पर स्पेशल लैंगिक अंग नहीं होते। आप अलग से ऐसी चीजें नहीं देखोगे जिनमें युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक धानियां नहीं होती। देखो, कवकों में लैंगिक जनन इतने प्रकार का है कि हम इसे विस्तार से नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन कुछ खास बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे लैंगिक यहाँ पे अंग नहीं होते, जनन तो होता है पर सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते, जैसे गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, युग्मक निर्माण करने वाले अंग, वो यहां नहीं होते। ओके, तो फिर क्या होता है? फिर होता है बेटा इनके अंदर लैंगिक जनन, इनके बिना। फिर कैसे होगा? इनके बिना लैंगिक जनन कैसे होगा? तो उसके लिए बेटा क्या होता है कि इनके जो कवक तंतु हैं, कवक तंतु, हाइफी, याद है आपको, हाइफी वर्ड बताया था, ये खुद ही आमने सामने आके संलयन करते हैं। कवक तंतु खुद ही आपस में एक दूसरे से जुड़ के संलयन करते हैं, और सबसे पहले करते हैं प्लाज्मोगैमी। तो क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगी किसके द्वारा? दो कायिक कोशिकाओं, ये कवक तंतु की कायिक कोशिकाएं हैं, आप देख रहे हो, इनके संलयन से संपन्न होता है। प्लाज्मोगैमी कैसे होती है? कायिक कोशिकाओं के संलयन से संपन्न होती है। और ये सब क्या होते हैं? ये जो आपस में भाग ले रहे हैं, ये एक अलग प्रकार का, दूसरा अलग प्रकार का, दो भिन्न मेटिंग टाइप होती हैं, या दो भिन्न जीन प्रारूप होते हैं, वो ही कवक तंतु आपस में आकर मिलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो इस प्रकार से ये आपका क्या कह सकते हो आप, प्लाज्मोगैमी होती है, और प्लाज्मोगैमी में दो भिन्न प्रकार के जो आपके कवक तंतु हैं, ये आपस में आकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा लिखा था इस पे से हट गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे प्लाज्मोगैमी मिल गई कायिक कोशिकाओं के संलयन से। अब क्या होगा? इसके बाद दो केंद्रक एक साथ आ जाएंगे, और जब दो केंद्रक एक साथ आ जाएंगे तो हम उस अवस्था को क्या बोल देते हैं? डाई कैरियन। अभी अभी देखा था ना आपने, देखो फिर से दिखाता हूं आपको, फिर से दिखाता हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये देखिए, एक इस तरीके से आया और एक इस तरीके से आया, ये तंतु है, कवक तंतु। ये दोनों आके मिले तो यहाँ इसका और इसका तंतु दोनों मिल गए, और इनका कोशिका द्रव तो संलयित हो गया, और दोनों के केंद्रक एक साथ आ गए। और जब दोनों के केंद्रक एक साथ आ गए तो हमने इस अवस्था को क्या नाम दे दिया? डाई कैरियन। और इसी डाई कैरियन से फिर एक मुग्दर नुमा, याद करो वही मैंने शुरू में बताया था, क्लब, ऐसे मुग्दर नुमा संरचना बनती है जिसे कहा जाता है बेसिडियम। यहीं से नाम आया था इसका। इसके डाइकैरियन बनने के बाद इसके ऊपर एक मुग्दरनुमा संरचना बनती है ऐसी, बेसिडियम। और फिर इस बेसिडियम में पहले तो दोनों केंद्रक जाके संलयित होते हैं, सिनकैरियन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर इनके स्पोर बनते हैं। तो पहले तो होती है कैरियोगैमी, और फिर होता है मियोसिस, और मियोसिस से बनते हैं स्पोर। स्पोर बनते हैं टोटल 4। कितने बनते हैं? टोटल 4। बनते कहां हैं? इस क्लब नुमा, इस बेसिडियम संरचना के ऊपर, बाहर की ओर, इसलिए इनको एक्सोजीनस बोलते हैं। ये देखो ऐसे लग गए बेसिडियो, समझ गया? ऐसे 4 बेसिडियोस्पोर इनके ऊपर लग जाते हैं, और ये बेसिडियोस्पोर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, बेसिडियम के बाहर लगे होते हैं। बेसिडिया जो है वो बेसिडियम का बहुवचन है। इसके चारों ओर फिर एक फलनकाय विकसित हो जाएगा, और वो फलनकाय यहाँ क्या कहलाएगा? वो फलनकाय कहलाएगा बेसिडियोकार्प। क्या कहलाएगा? बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसीटीज में भी तो उत्पन्न हुआ था फलनकाय, उसको आपने क्या नाम दिया था? एस्कोकार्प। तो बेसिडियोमाइसीटीज वाले को क्या बोल दिया? बेसिडियोकार्प। इसमें कौन सी बड़ी बात? ठीक है, ये बेसिडियोकार्प हो गया। आगे बात समझ में? ये आपका बेसिडियोमाइसीटीज का लैंगिक जनन ऐसे होता है। उदाहरण में एक तो फेमस मशरूम है, एक तो सबसे फेमस मशरूम है इनके एगेरिकस, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने योग्य है, डिलीशियस है। ठीक है, दूसरा अस्टिलेगो,
ये अस्टिलेगो स्मट पैदा करता है, खतरनाक रोग है स्मट रोग। ये गेहूं में होता है, मक्का में होता है। पक्सीनिया, पक्सीनिया भी यहाँ पे इस रस्ट पैदा करता है, लेकिन ये रस्ट जो होता है ये ब्लैक रस्ट होता है, व्हाइट नहीं होता। व्हाइट रस्ट तो क्रूसीफर में होता है, ये ब्लैक रस्ट होता है, वो भी किसका? गेहूं का। गेहूं का काला किट रोग पैदा करता है पक्सीनिया। बहुत महत्वपूर्ण कवक है बेसिडियोमाइसीटीज का। ज्यादा विस्तार पे नहीं जाएंगे। तो 3 सदस्य याद रख सकते हैं। एगेरिकस एक मशरूम है, अस्टिलेगो स्मट है, पक्सीनिया रस्ट है, और एक और आप ऐड कर सकते हो जो कि यहाँ पे अलग से है, जिसका नाम है एमेनिटा। एमेनिटा मशरूम नहीं है, मशरूम जैसा दिखता है परंतु जहरीला है, और जहरीले मशरूम यहाँ पे क्या कहलाते हैं? टॉड स्टूल कहलाते हैं। तो खतरनाक टॉड स्टूल है एमेनिटा, खतरनाक जहरीला है, इसको खाने से मृत्यु भी हो जाती है। टॉड स्टूल मशरूम, ऐसे मशरूम जो जहरीले होते हैं, जो खाए नहीं जाते, उन्हें टॉड स्टूल कहते हैं। ठीक है, ओके, बेसिडियोमाइसीटीज कंप्लीट। नेक्स्ट इज द लास्ट एंड फाइनल मेंबर ड्यूटेरोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज हो गया। अब अपने को चलना है, अपने को इससे आगे। अच्छा, ओ सॉरी, आपकी हेडिंग गलत लिख गई है बच्चों, हेडिंग गलत लिख गई है। इसमें आपकी हेडिंग यहाँ मैं चेंज करता हूँ, ये मिटेगा तो नहीं, पर इसे मैं दूसरे तरीके से चेंज कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये हेडिंग गलत हो गई है बिल्कुल। ठीक है, ये बेसिडियो नहीं, ओके, क्या है बेटा? ये है ड्यूटेरोमाइसीटीज। यहाँ नाम लिखना चाहिए था ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो याद रखेंगे ये किसकी बात चल रही है? ड्यूटेरोमाइसीटीज की। बहुत ही खास कवक, बहुत ही खास। क्यों? क्योंकि ये कहलाते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या होता है इम्परफेक्ट फंजाई? इम्परफेक्ट फंजाई हम उसे बोलते हैं बेटा जिसके अंदर जो लैंगिक जनन है वो कभी नहीं होगा। ये वो क्लास है, कौन सी? कवकों की। कवकों की ये वो क्लास है जिसमें वो सदस्य रहेंगे जो लैंगिक जनन नहीं करेंगे। इसलिए इन कवकों की केवल कैसी प्रावस्था मिलेगी? अलैंगिक या कायिक प्रावस्था ही यहां मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखा बेटा, कवक की खोज हुई, और कवक की खोज का मतलब उसमें केवल उसकी अलैंगिक या कायिक प्रावस्था ही मिली, तो सीधा उठा के किस में रख दिया जाएगा? उस कवक को ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया जाएगा। पर मान लो बाद में पता चला कि ये तो वो भी करता है, क्या? लैंगिक जनन भी करता है, सेक्सुअल फेज भी इसमें होती है। तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर इसे किसी दूसरे समूह में स्थानांतरित करना पड़ता है जिससे ये वास्तव में संबंधित होते हैं। समझ गए बात? तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर के लिए याद रखोगे कि हमेशा इनमें केवल उन्हें रखना है जो लैंगिक जनन नहीं करते या जिनकी केवल अलैंगिक या कायिक प्रावस्थाएं ही ज्ञात हैं। पर अगर इनकी लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तो फिर आप इन्हें कहां डाल दोगे? तो फिर आप इन्हें डाल दोगे उस क्लास में जिनमें ये वास्तव में आते हैं अन्य लक्षणों के आधार पर। अब देखो कई कवकों के साथ क्या हुआ। कई कवकों के साथ ऐसा भी हुआ कि इनकी अलैंगिक या कायिक प्रावस्था तो किसी एक नाम से ड्यूटेरोमाइसीटीज में रह रही है, जबकि इनकी लैंगिक प्रावस्था किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे वर्ग में रह रही है, क्योंकि पहले यह पता ही नहीं था कि दोनों एक है। यहाँ पे दो कवक नहीं है, एक ही कवक है, और एक कवक की जो लैंगिक प्रावस्था है वो अलग नाम से कहीं और रह रही है, और उसकी अलैंगिक प्रावस्था ड्यूटेरोमाइसीटीज में रह रही है। फिर पता चला कि इनमें तो आपस में संबंध है, और संबंध क्या है? दोनों एक ही हैं। यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है। तो फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि जब दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है तो कवक की सही पहचान की जाती है कि साहब ये लैंगिक है, अब ये ड्यूटेरोमाइसीटीज में रहने लायक तो है नहीं, तो इसे ड्यूटेरोमाइसीटीज से बाहर कर दिया जाता है। और एक बार ड्यूटेरोमाइसीटीज से जो सदस्य बाहर जाते हैं, कौन जाते हैं? जिनकी लैंगिक प्रावस्था ज्ञात हो जाती है। वो अक्सर कहां गए हैं? इतिहास में उदाहरण अपन देखें तो वो अक्सर गए हैं एक तो एस्कोमाइसीटीज में या बेसिडियोमाइसीटीज में, जिसमें भी ज्यादा कॉमन कौन है? ज्यादा कॉमन है एस्कोमाइसीटीज। और यही कारण है कि अगर हम देखते हैं कि इस समूह के सदस्यों के गुण अगर हम देखते हैं, जैसे अलैंगिक जनन को देखते हैं, लैंगिक तो होता ही नहीं, लैंगिक तो होता ही नहीं। अलैंगिक को देखते हैं तो जनन किन के द्वारा होता है? कोनिडिया संरचना के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किन के द्वारा होता है? कोनिडिया संरचना के द्वारा। और कवक जाल कैसा होता है? पटयुक्त और शाखित होता है, वैसा ही जैसा एस्कोमाइसीटीज में होता है। होने को बेसिडियो में भी ऐसा होता है, पर बेसिडियो में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, इसलिए इनके कवक जाल के गुण ज्यादातर एस्कोमाइसीटीज से मिलते हैं। अब ये सदस्य क्या करते हैं? या तो ये मृतोपजीवी होते हैं या ये परजीवी होते हैं, परंतु ज्यादातर मामलों में ये अपघटक होते हैं। कैसे? ऐसे अधिकांश सदस्य जो हैं वो कचरे के अपघटक होते हैं,
और कचरे के अपघटक का मतलब लिटर डिकम्पोजर, और इसीलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान आ जाता है किसमें, पोषक चक्रण में। देखो कचरे को जब तोड़ा जाता है तब उसके अंदर के हिस्से खनिज, लवण इत्यादि मिट्टी में मिल जाते हैं, और यही चीज खनिजों का चक्रण कहलाती है। ठीक है, तो कचरे के अपघटक के रूप में जो आपके ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्य हैं वो किस में मदद करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं, खनिजों के चक्रण में मदद करते हैं। ठीक है, ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के सामान्य लक्षण थे। और फिर आते हैं इनके उदाहरण। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उदाहरण कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम फॉल कैटम पूरा नाम होता है, और ये गन्ने में, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, गन्ने में ये एक रोग पैदा करता है जिसे कहते हैं रेड रॉट, रॉट डिजीज पैदा करता है गन्ने में। ठीक है, लाल रंग की रॉट डिजीज, कोलेटोट्राइकम। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया जो आपका फंजाई है, अल्टरनेरिया आपको किसमें मिलता है, ये आपको आलू के अंदर एक रोग पैदा करता है अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट याद है आपको, लेट ब्लाइट तो करता था फाइटोप्थोरा, और अर्ली ब्लाइट करता है अल्टरनेरिया। ठीक है, और फिर आता है आपका ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है बहुत ही फेमस और फेवरेट फंजाई है, ये किसका, एग्जामिनर का। एग्जामिनर ने इतनी बार इससे क्वेश्चन पूछा है ट्राइकोडर्मा से, क्योंकि ये एक जैव नियंत्रणकारी पदार्थ है। इसको जब हम मृदा में उगा देते हैं तो ये कई सारे रोगों का नियंत्रण करता है, कई सारे परजीवियों से पौधों को बचाता है। तो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक जैव नियंत्रणकारी, बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल का मतलब होता है जो जैव नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और उपयोग है इसका का, जो अगले चैप्टर में आएगा, 12th क्लास का चैप्टर माइक्रोब्स, वहां पर आएगा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है। ओके, ये ध्यान रखना। और इस प्रकार से आपका ड्यूटेरोमाइसीटीज कंप्लीट, और यहीं पर फंजाई भी कंप्लीट। ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, पूरा फंजाई कंप्लीट। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को देखें और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ऑल द बेस्ट।